एक चीनी विचारक रहे हैं माओ त्से-तू, जिन्होंने कहा था कि यदि 1 साल की योजना बनाना है तो 1 बीज बो दीजिए, यदि 10 साल की योजना बनाना है तो 10 बीज बो दीजिए, और यदि 50 साल की योजना बनाना है तो 50 पेड़ पैदा कर दीजिए। लेकिन यदि 100-200 वर्ष की योजना बनाना है तो केवल 100 विद्यार्थियों को जो ये पढ़ रहे हैं ना, उनको पढ़ा दीजिए, आपके 200 वर्ष की योजनाएं सफल हो जाएंगी। तो ये विद्यालय इसी तरह का है, यहाँ के विद्यार्थी आज न सिर्फ प्रदेश राष्ट्र स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। ये जो शख्सियत बैठी है वो प्राचार्य, ये मेरे ही अपने गांव के हैं, और ये जब आपके बराबर थे ना, इतने से छोटे से, तब से मैं इनके साथ जुड़ा। एक मैदान था गांव का पिपलोदा, और वहां पर ये खेलने आ जाया करते थे। हम इनको कहते थे बाहर खड़े रहो, अभी नंबर नहीं लगेगा। और बहुत छोटे से समय से मैंने इनको अपने साथ जोड़ा, सांस्कृतिक गतिविधियों में, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में, और खेलकूद में, और वैचारिक गोष्ठियों में, छोटी छोटी में। तभी से ये कूद के पांव पालने में दिख रहे थे। और आज जब मैंने सुना कि विश्व स्तर पर आपने नाम रोशन किया है, तो मेरी छाती गर्व से फूलती है। जब भी पंख खोले हैं हमने उड़ान के लिए, जब भी खोले हैं पंख हमने उड़ान के लिए, छोटा हो गया है वो आसमान अपने अरमान लिए। तो ये जो हृदय में इनके एक विश्वास था कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, जैसे हम बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं, बस एक बार उसका गायन कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस कामयाबी को, उस बुलंदी को अपने वचन कर्म में ढाल लेते हैं। ऐसे यहाँ हमारे उपप्राचार्य हैं। तो इनके लिए तो मैं यही कहूंगा, पहले भी कहा था कि आपने दिया है इस नगर को जीवन, नगर आपको क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम आपका लेगा, नाम आपका लेगा। आज मैं यहाँ पर आप सबसे दिल से मिलने आया हूँ, दिल से धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करने आया हूँ, आप सबके गुणगान के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये देखना चाहता था कि ऐसे कैसे ये बच्चे हैं जो इतने अनुशासन में रहते हैं, ऐसे कैसे वो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको पारस पत्थर की तरह छूकर और स्वर्ण मंडित कर दिया है। ऐसे वो कौन से अभिभावक हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको पढ़ने के लिए भेजा, और ये जो संस्कार लेकर यहाँ से जाते हैं उसको अपने चरित्र में ढालना बहुत कठिन होता है ना। और ये एरिया जो है मेरा जाना पहचाना, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। ये जो स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती का एरिया है, छोटे छोटे कामगार हैं यहाँ। मैं कई बार आता हूँ, बच्चों को बिस्किट बांट जाता हूँ, कभी उनसे गले मिल जाता हूँ, क्योंकि जो प्रेम देश का, जो हमारे जहन का, हमारे संस्कारों का, हमारे आदर्श की जो परीक्षा है ना, वो ऐसे ही इलाके में होती है। और उस इलाके में रहकर वहाँ के बच्चों को न सिर्फ खेल में, मैंने अभी खेल की भी बहुत सारी बातें सुनी, और शिक्षा में सुना कि कितने ही परचम लहरा दिए,
और प्रथम आने के तो इतने रिकॉर्ड बना दिए कि बाकी स्कूल बेचारे रह गए, है ना। तो आप सब लोग वो सारी स्कूटियां ले आए, स्कूटी मिली ना इनको, हाँ, सब स्कूटी लेकर यहीं आ गए सब बच्चे। तो और वो बच्चियों की संख्या ज़्यादा है, मुझे ऐसा पता है। तो बच्चियों की संख्या इसलिए ज़्यादा है कि बेटा तो जब तक बेटा रहे, जब तक बहू ना आए, और बेटी सदा बेटी रहे, चाहे जाए घर पर आए। आज हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों में, सारे विद्यालयों में, सारे उच्च संस्थानों में किसी की तूती बोल रही है, और जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है तो वो बेटियों की है। अब ये बेटे बाहर निकल के मेरे को गालियां देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बेटियां तो खैर शुरू से देवतुल्य हैं, और बेटे भी हैं। ये फर्ज होता है गुरुजनों का। हर विद्यार्थी में, चाहे बेटा है बेटी है, उनमें दैविक गुण होते हैं। उसको तराशने का काम होता है गुरुजनों का, है ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाया, है ना, वशिष्ठ ने राम बनाया, है ना। और कितने ही गुरुओं के नाम ले लीजिए। परमहंस ने विवेकानंद को बनाया, अरस्तु ने सिकंदर तैयार कर दिया। और सिकंदर और अरस्तु एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो बहुत बड़ा तूफान और बाढ़ आ गई, और अब आगे जाने का रास्ता नहीं था। एक ही छोटी सी पुलिया थी, और एक घोड़े पर बैठकर वो आए थे, और एक बार में एक घोड़ा ही जा सकता था और एक सवारी जा सकती थी। तो सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव, ये रास्ता आपके लिए है, और आप पहले इससे निकल जाइए, मेरी तो कोई बात नहीं है। तो अरस्तु ने मना किया कि नहीं नहीं, ये सिकंदर पहले जाएगा। इतना महान शासक, इतना साम्राज्य को विस्तृत करने वाला शक्तिशाली राजा फिर कहाँ मिलेगा। तो वो गुरु के पैर में गिर गए सिकंदर। उन्होंने कहा, नहीं गुरुवर, आप निकल कर जाएं। बोले क्यों? बोले मैं चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर सकता है, आपका जीवित रहना जरूरी है। तो जो गुरु के प्रति आस्था आपकी ऐसी रहे कि मैं नहीं आप, वो स्थिति आप में भी है। मैं नहीं आप, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब मैंने किया। विद्यालय ने किया, प्राचार्य ने किया, विद्यार्थियों ने किया। ये संस्कारों की बात होती है। और आज तो संस्कार कैसे हैं आप जानते हैं ना। एक तो ये शैतान का खिलौना, इसको मैं शैतान का खिलौना बोलता हूं। ज्यादातर लोगों को यही बिगाड़ देता है। इसका उपयोग सकारात्मक यदि करेंगे तो अच्छा है। एक सेकंड में 1,68,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उसमें से 60,000 नकारात्मक आते हैं और 8,000 सकारात्मक आते हैं। हम वो 60,000 अपना लेते हैं, 8,000 नहीं अपनाते हैं, वो ऐसी आदतों के कारण। तो ये आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो हम अपनी तुलना अपने उन जहरीले जानवरों से भी कर सकते हैं कि एक सांप के दांत में जहर होता है ना, होता है। किसके जहर कहाँ होता है? सांप के दांत, और बिच्छू के पूंछ में, है ना। मच्छर के डंक में होता है। ये सब जहरीले कीट, जानवर और जंतु हैं। लेकिन आज इन सब से ज्यादा
मनुष्य ऐसा है जिसके पूरे शरीर में ही जहर भरा हुआ है ना। उस जहर को मिटाने की कोई दवा ही नहीं है, और उस जहर को मिटाने की एक ही दवा है, ज्ञान और शिक्षा और संस्कार। तो आप में जो जितनी भी नकारात्मक चीजें, इनको सकारात्मक किसने बनाया? गुरुजनों ने। तो गुरुजनों के लिए ताली बजाएं। वो कहते हैं ना, रहीमन ओछे तज दे, तजबुर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों ही विपरीत। मतलब एक जो श्वान होता है ना, कुत्ता, उसका काटना और चाटना दोनों ही बुरा होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा पुचकारो भी मत, बहुत ज्यादा दुत्कारो भी मत। तो ये जमाना कूटनीतिक रूप से हमें संस्कारित करता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे विद्यार्थी भी सुन रहे हैं। अभी मैं एक दो विद्यालयों में गया था, तो वहाँ पर डिसिप्लिन की कमी देखी है। बड़े बड़े स्कूल हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है। और जिस स्कूल में अनुशासन नहीं है, तो फिर वो स्कूल नहीं होता ना। और यहाँ मुझे ऐसा दिखा कि बहुत अधिक अनुशासन है, और इसका श्रेय यहाँ के मॉनिटर्स पे भी जाता है। जो सफेद ड्रेस में दो मॉनिटर्स दिख रहे हैं, वो बराबर ध्यान रख रहे हैं प्रबंधन का कि कौन ज्यादा चिल्ला रहा है, कौन बिना बात के ताली बजा रहा है। तो वो उनको सबको समझा रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना, ऐसा मैनेजमेंट करना भी सरल बात नहीं होती है। अच्छा, बात वो करनी चाहिए जो अच्छी लगे। छोटे बच्चों को भी बात वही अच्छी लगेगी जो उनके सुनने लायक है। लिखना वो चाहिए जो व्यक्ति को पढ़ने में अच्छा लगे। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। ये ऐसा अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हाथ घड़ी और वो अपन क्या कहते थे, हाथ पांव घड़ी करके बैठे रहो, चुपचाप बिठा देते थे ना स्कूल में। बहुत कठोर सजाएं होती थी। अभी तो आपको कुछ भी नहीं है। तो इतना भी अनुशासन न हो कि हमारी नैसर्गिक जो प्रतिभा है, अंतर्मन से जो निकलने वाले विचार हैं, वो प्रतिबंधित हो जाए। खूब हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, क्योंकि रोज सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब तो ताली बजाओ। तो आप लोग खुश रहते हो? कितना खुश रहते हो दिन भर में? बहुत। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है? हाँ बताओ। छुट्टी होने पे? खुल के बोलो, टीचर्स की तरफ मत बोलो। छुट्टी होने पर? अच्छा, छुट्टी हो जाती तो घर जाके क्या करते हो? भाई यहाँ तो दोस्त मिलते हैं ना, मित्रता है, दोस्ती है। केवल पढ़ाई पढ़ाई करते हो क्या? क्यों सर, पढ़ाते ही रहते हैं क्या? हाँ? देखो देखो, सब चीज होती है यहाँ पर, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसी जगह कहाँ आना मिलता है? हम लोग तो संडे को भी चले जाते थे, इतना अच्छा लगता था। तो ये जो आप लोगों का मिलना जुलना है, आपसी जो स्नेह प्रेम है, वो कहाँ मिलता है? ठीक है, घर भी जाके आपको मदद करनी चाहिए, लड़कियां हैं तो करती ही होंगी। और अच्छा, अच्छी चीज दो बताएं आप अपने जीवन की। दो अच्छी चीज, क्या क्या अच्छी है बताओ, खुल के बताओ। इनको माइक दे दो यार। हाँ बोलो,
दो अच्छी चीज एक एक करके बताइए। दोस्त, वेरी गुड, ताली बजाओ। हाँ, और दूसरा कोई आपने अब दूसरा बताएगा। पेरेंट्स, अरे भाई बहुत बड़ी बात है। एक और बता सकता कोई, जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हाँ, गुरु। देखो एक बोल रही है गुरु, क्योंकि गुरु ही तो जीवन बनाता है? कौन सी क्लास में? 11th में। 12th वाला कोई है? जाते जाते बता जाएगा। क्या अच्छा लगता है? गुरु हो गया, दोस्त हो गया, पेरेंट्स हो गए। सर मैं अभी यहाँ पर हूँ और आपको सुन पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। अरे दादा भाई, अरे ये मेरे संपूर्ण जीवन का पहला व्यक्ति है जो ये बोल रहा है। अच्छा सब बोलो, क्या मेरा बोलना अच्छा लग रहा है? सबको प्रणाम। आ जाइए मैडम। अच्छा मैडम अच्छी लगती है कि सर अच्छे लगते हैं? दोनों। देखो सर, ट्रेन किया हुआ है इनको। और कर्मचारी अच्छे नहीं लगते हैं आपके? लगते हैं ना, पानी पिला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, है ना? ठीक है, अब मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे और भी अतिथि हैं। बोलने की तो बहुत सारी इच्छा है, लेकिन एक दिन इस मंच से अलग आपके बीच बैठकर बात करेंगे, है ना? आपका भविष्य क्या है, आप क्या सोचते हो? मैं अपने विद्यार्थियों को नोटबुक देता था और ये कहता था कि जो बुरा लगता है उसको लिखो, कौन बुरा लगता है वो लिखो, और क्या करना चाहते हो ये लिखो। तो वो सप्ताह भर की मुझे रिपोर्ट देते थे और उस आधार पर मैंने उनके व्यक्तित्व को तराशा और यहाँ तक उनको शिक्षा दी कि आज वो बहुत बड़े बड़े स्थानों पर हैं। मैं मिडिल ईस्ट में 4 देशों में गया, यूरोप गया, वहाँ भी मेरे विद्यार्थी मिले, लेकिन उनके वही संस्कार थे, उन्होंने पूरा झुककर मुझे प्रणाम किया। और इजिप्ट गया था सर मैं, मिस्र में, वहाँ पर मेरा एक विद्यार्थी मिला, वो गाइड है। तो जब उसने पैर पड़े तो मेरे दंडवत होता है ना, कभी सुना है? दंडवत प्रणाम किया। उसको मैंने उठा के गले लगाया और उससे पूछा, बोला मैंने कि तुमको ये बात कैसे याद रह गई? तो एक बार मैंने क्लास में कहा था कि आजकल ज्यादातर तो लोग प्रणाम करते, सर प्रणाम, है ना, सर नमस्ते, प्रणाम तो बोलते ही नहीं, नमस्ते। या फिर कोई अवसर आ गया झुकने का तो ऐसे सर, मतलब घुटने को छू के वापस आ जाते हैं। बहुत पुराना है तो वो अपने पैर तक छूता है, और बहुत ज्यादा संस्कारी है तो वो दंडवत प्रणाम करता है। तो उसका एक वैज्ञानिक कारण है। ये जो आपकी उंगलियां है ना, देखो इधर बच्चे ध्यान से, आज के बाद आप ध्यान रखना, ये उंगलियां हैं, है ना, नाखून है, नाखून के नीचे पोरे होती है बिल्कुल नाजुक सी। ये क्या करती हैं? ये संग्रह करती है, ग्रहण करती है। और ये सिर जो है, यहाँ आपने बचपन में अपने छोटे भाई बहनों को देखा ना, ऐसा यूं लगाओ तो ऐसा लगता है छेद नहीं हो जाए, है ना, तालू तालू कुछ बोलते हैं ना इसको। ये क्या है मालूम है? रिसीवर है पूरे ब्रह्मांड का। अभिमन्यु का जो रिसीवर था ना, वो उसी ने
चक्रव्यूह को भेदना सीखा था इस रिसीवर से। ये रिसीवर आजीवन काम करता है, इसलिए जब किसी के पैर छुए जाते हैं तो हम उनकी अंगूठों के नीचे से जो उत्सर्ग हो रहे हैं उनके विचार, उसको ग्रहण करने के लिए पैरों को छूते हैं और उसको लेके यहाँ लगाते हैं। ये पूर्ण संस्कार होते हैं। या अब ताली बजा सकते हैं। और आज की पीढ़ी जो अधकचरी है वो क्या करती है कि पैर तो छू लेती है, लेकिन लाते लाते रास्ते में गिर जाता है वो, यहाँ तक लाते लाते, और कुछ घुटने की अकल ले लेते हैं तो वो अकल घुटने में रह जाती है, और वो हाय हाय तो फिर बाय बाय हो जाते हैं जिंदगी से। तो सबसे बड़े संस्कार क्या होते हैं? जो डायरेक्ट दंडवत करते हैं ना शुरू से, तो वो गिरने भी नहीं देते, सीधा अपना उत्सर्ग को संग्रहण करके और वो महान बने हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्योंकि दिसंबर आ गया, 30 दिसंबर है, और हमारे भारतीय पद्धति से तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, परिस्थिति में इसको नया वर्ष कहते हैं। 1 जनवरी 2026 आने वाला है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो तारीख है आज 30, कल 1 दिन और बचेगा। कल क्या छुट्टी है सर इनकी? अच्छा, तो कल के बाद आपका परसों आएगा, और वो परसों आएगा 2026, नया साल है ना। तो ये दिसंबर है 2025 में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, उसके लिए करतल ध्वनि से जोरदार ताली बजाएं। देखिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। बोलो, वक्त पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही बात आपको बार बार कहूंगा कि सुपतस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोया हुआ सिंह होता ना, उसके भी मुंह में अपने आप शिकार नहीं आता है, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। आपको भी सोए नहीं रहना है, प्रयास करना है। इस विद्यालय को जो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है उसको आपको संजो कर रखना है, और अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो मुझे ये सुनने को मिले कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है विद्यार्थियों ने, और पूरे विद्यालय के सारे विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, और आप हो जाओगे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसे मेरे आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।